हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम चैप्टर के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को करेंगे क्रिस्टल क्लियर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए बच्चों, बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर वेरी फर्स्ट एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड कॉल्ड दी सलाइवरी ग्लैंड्स। तो बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं पेयर्ड ग्लैंड्स, बिकॉज ये हमेशा आपको पेयर्स में देखने को मिलेंगी एंड टू बी प्रिसाइज ये आपको हमेशा 3 पेयर्स में देखने को मिलती हैं। बात की जाए सलाइवरी ग्लैंड्स के लोकेशन की, तो ये हमेशा आउटसाइड द बकल कैविटी देखने को मिलेगी, यानी कि आपके माउथ कैविटी के बाहर सिचुएटेड होती हैं ये ग्लैंड्स। अब एक एक करके इनके पेयर्स को देख लेते हैं। सो द वेरी फर्स्ट पेयर ऑफ योर सलाइवरी ग्लैंड्स आर कॉल्ड द पैरोटिड ग्लैंड्स। तो पैरोटिड ग्लैंड्स बच्चों तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स में से सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड का पेयर है। ओके, सो दे आर द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। ओके, और इनकी लोकेशन की अगर बात की जाए तो ये आपके फेस के दोनों साइड्स में ईयर के जस्ट सामने प्रेजेंट होती हैं। तो दे आर प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द फेस इन फ्रंट ऑफ द ईयर। तो अगर आप इसको इस फिगर से लोकेट करने की कोशिश करें तो देखिए यहां पर आपके फेस में ईयर के सामने जो आपको ये वाली सलाइवरी ग्लैंड देखने को मिल रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, ओके। अब ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ये अपना सिक्रीशन पोर करती है एक डक्ट के थ्रू इनटू द बकल कैविटी। सो दिस पर्टिकुलर डक्ट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द स्टेनसन्स डक्ट। तो स्टेनसन डक्ट सलाइवरी ग्लैंड विच इज कॉल्ड द पैरोटिड ग्लैंड का सिक्रीशन कैरी करके लेकर जाती है और ये डक्ट ओपन होती है इन योर अपर जॉ नियर द मोलर। ठीक है, तो इसका मतलब ये अपना सिक्रीशन कहां पोर करेगी? अपर जॉ में नियर द मोलर। ओके, एंड एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन जैसे मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है कुछ वायरल इन्फेक्शन के थ्रू ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं ऐसे स्वेल कर जाती हैं। ओके, तो ये जो स्वोलन पैरोटिड ग्लैंड्स हैं दिस लीड्स टू अ वेरी पेनफुल कंडीशन जिसे हम बुलाते हैं मम्प्स। तो मम्प्स अराइज ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन ऑफ दीज पैरोटिड ग्लैंड्स। ओके, so I hope पैरोटिड ग्लैंड्स which is the very first pair of your salivary glands, इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हुई होगी। आइए देखते हैं द नेक्स्ट पेयर। तो जो नेक्स्ट पेयर होती है दैट इज कॉल्ड द सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक है, तो सबलिंगुअल एज द नेम सजेस्ट, सब मीन्स बिलो, isn't it? एंड लिंगुअल वर्ड का मतलब होता है टंग। ओके, सो ये जो पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं दे आर लोकेटेड बीनीथ योर टंग। फाइन, तो अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो आप देखिए ये जो आपको ग्रीन कलर की ग्लैंड देखने को मिल रही है ना, दिस इज सबलिंगुअल। ठीक है, तो दिस इज द सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। और देखिए एक्चुअली ना यहां पर ही कहीं आपकी टंग जो है वो रेस्ट करती होगी, तो टंग के जस्ट नीचे आपको ये देखने को मिलेगी। फाइन, ओके। और ये जो पर्टिकुलर ग्लैंड है ये भी डक्ट के थ्रू ही, देखिए ये वाली डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन पोर करती है ऑन द फ्लोर ऑफ योर माउथ कैविटी और द बकल कैविटी, और इस डक्ट को हम कहते हैं द डक्ट ऑफ रिवेनस। ओके, सो इट ओपन्स एट द फ्लोर ऑफ योर बकल कैविटी थ्रू द डक्ट ऑफ रिवेनस। फाइन, चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द थर्ड पेयर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स कॉल्ड द सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड्स होती हैं ये कहां प्रेजेंट हैं? तो ये आपके माउथ के फ्लोर के पोस्टीरियर साइड में लोअर जॉ में प्रेजेंट है। तो देखिए यहां पर ये आपका माउथ का फ्लोर है, तो उसका पोस्टीरियर साइड, पीछे वाले साइड में आपको ये जो ग्लैंड देखने को मिल रही है दिस इज द सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सो ये कहां प्रेजेंट है? पोस्टीरियर साइड ऑफ द माउथ फ्लोर पे ऑन द साइड्स ऑफ द लोअर जॉ। ठीक है, ओके। और ये भी एक डक्ट के थ्रू ही अपना सिक्रीशन रिलीज करती है, तो इससे निकल रही ये जो डक्ट है दिस डक्ट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द वॉटन्स डक्ट। तो इस पर्टिकुलर डक्ट को हम बुलाते हैं द वॉटन्स डक्ट, जो कि कहां ओपन होगी? अगेन एट द फ्लोर ऑफ द माउथ कैविटी। सो इन तीनों ही जो सलाइवरी ग्लैंड्स का पेयर है इनके सिक्रीशन को हम बुलाते हैं द सलाइवा। ओके, तो सिक्रीशंस ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स आर कॉल्ड सलाइवा। और इस सलाइवा का क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? तो इस सलाइवा में आपको वाटर देखने को मिलेगा, म्यूसिन्स देखने को मिलेंगे। तो म्यूसिन्स क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया है, दीज आर
सम ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी कि कुछ ऐसे प्रोटीन्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स का रेसिड्यू अटैच्ड है। देन इसमें प्रेजेंट होता है अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड द सलाइवरी एमाइलेज, ओके, जिसका कि एक ट्रिवियल नेम होता है टाइलिन। सो सलाइवरी एमाइलेज एक्ट करता है ऑन दी स्टार्च और उसको ब्रेक कर देता है इनटू डाइसैकेराइड्स कॉल्ड माल्टोज। तो इसका रोल है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में, बेसिकली स्टार्च पर, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट कॉल्ड लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम क्या है बच्चों? ये एक एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस है जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड कर देता है, राइट। तो इसका मतलब फूड के साथ आने वाले जो बैक्टीरिया हैं उन पर ये एक्ट करेगा, उनकी सेल वॉल को ब्रेक करेगा और उनका लाइसिस करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। और साथ ही साथ सलाइवा में आपका कुछ आयन देखने को मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन एंड thiocyanate ion, and this thiocyanate ion is also bactericidal, okay, so it helps to kill the bacteria, fine, okay। और salivary amylase की अगर बात की जाए तो मैंने आपको जैसा कि बताया था, this acts on the starch, तो इसका मतलब स्टार्च बेसिकली एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जिसके ऊपर ये एक्ट करेगा और उसका ब्रेक डाउन करेगा, दैट मीन्स इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, फाइन। और सलाइवा का जो pH होता है दैट इज स्लाइटली एसिडिक एंड इट इज 6.8। सो ये आपको याद रखना है, ये 6.8 का जो pH है ऑफ दी सलाइवा इज असेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। तभी सलाइवरी एमाइलेज जो है वो स्टार्च पे एक्ट करके उसको ब्रेक कर पाएगा। सो आई होप यू हैव गॉट ऑल द points related to the first associated digestive gland called the salivary glands। चलिए बढ़ते हैं towards our next associated gland called the liver। तो चलिए बच्चों begin करते हैं with liver, जो कि है हमारी बॉडी की the largest gland। तो बात की जाए अगर लीवर की लोकेशन की बच्चों, तो ये प्रेजेंट होता है beneath the diaphragm। तो डायफ्रैगम के नीचे वाला हिस्सा आप जानते हैं कौन सी बॉडी कैविटी को रिप्रेजेंट करता है? दैट रिप्रेजेंट्स दी अब्डोमिनल कैविटी, राइट। तो ये डायफ्रैगम के नीचे राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, दैट मीन्स अब्डोमिनल कैविटी के अपर राइट हैंड साइड पे लीवर प्रेजेंट होता है, राइट। तो अगर आप लीवर के वेट की बात करें तो ये जो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, ये वेट करती है अराउंड 1.2 to 1.5 किलोग्राम्स, ओके। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो लीवर का स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। आपको देखने को मिलता है इस लीवर के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे बल्जेस देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो ये जो दो बल्जेस आपको देखने को मिलते हैं दे रिप्रेजेंट द लोब्स, ओके। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, सिंस अगर आप इस लीवर के स्ट्रक्चर को मेरी बॉडी के ऊपर डायरेक्टली इसे सुपर इम्पोज कर दें तो आप देखेंगे इसका जो बड़ा वाला लोब है ना वो मेरी बॉडी के राइट हैंड साइड पे फॉल कर रहा है और इसका जो छोटा लोब है वो मेरी बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड पे फॉल करेगा। सो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द राइट लोब ऑफ द लीवर एंड द अदर वन विल रिप्रेजेंट द लेफ्ट लोब। तो ये है द राइट लोब एंड दिस इज द लेफ्ट लोब। और ये जो दोनों लोब्स होते हैं ना लीवर के, दे आर कनेक्टेड और जॉइंट टुगेदर बाय अ लिगामेंट कॉल्ड द फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो ये जो आपको यहां पर लिगामेंट देखने को मिल रही है दिस इज फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, फाइन, ओके। इतना ही नहीं, अगर आप इन लीवर के किसी भी लोब को थोड़ा और जूम इन करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये मिलके बनते हैं कुछ हेक्सागोनल यूनिट से जिन्हें हम बुलाते हैं द लोब्यूल्स। तो आप देखेंगे, देखिए जूम करने पे आपको कुछ ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स अटैच्ड नजर आते हैं विद वन अनदर। तो दीज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड द लोब्यूल्स और द हेपेटिक लोब्यूल्स, ओके। सो दीज आर रिप्रेजेंटिंग हेपेटिक lobules। तो जब भी वर्ड आता है hepatic, that means what? It is always associated with liver. So do remember this thing. So hepatic lobules को consider किया जाता है as the structural and the functional unit of liver. So they are the structural and functional unit of liver, राइट। तो लीवर का ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है और एक हेपेटिक लोब्यूल आपको कुछ ऐसा नजर आता है, ओके, अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो आइए थोड़ा जूम इन करके इस स्ट्रक्चर को और डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो हेपेटिक लोब्यूल है ना,
अगर आप देखेंगे इसके चारों तरफ आपको ना एक कनेक्टिव टिश्यू की शीथ नजर आती है, a thin connective tissue sheath that forms its boundary, और उस thin connective tissue sheath को हम बुलाते हैं the Glissen's capsule। तो देखिए इसके किनारे की तरफ ना आपको एक शीथ देखने को मिलेगी formed of the loose connective tissue, जिसे हम बुलाते हैं the Glissen's capsule। So this is Glissen's capsule, जो कि क्या है, a thin connective tissue sheath covering the hepatic lobules। Fine? ओके नाउ अगर हम देखें यहां पर एक चीज और ऑब्जर्व करने वाली है कि आपको जो ये बैंड्स ऑफ सेल देखने को मिल रहे हैं कॉर्ड्स की तरह, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं द लीवर सेल्स, और इन लीवर सेल्स को हम बुलाएंगे हेपेटोसाइट्स। सो लीवर सेल्स जो होते हैं ना, दे आर प्रेजेंट इन कॉर्ड्स, ऐसे लंबे लंबे कॉर्ड्स के फॉर्म में आपको एक के आगे एक अरेंज नजर आते हैं, एंड दे रिप्रेजेंट द हेपेटोसाइट्स। फाइन, ओके। अब अगर आप एक चीज और ऑब्जर्व करें, आप देखेंगे यहां पर आपको ना 3 वेसल्स कुछ कुछ जगहों पे देखिए, कुछ कुछ पॉइंट्स पे ऐसे कनेक्टेड नजर आ रही हैं टुगेदर, राइट। सो ये जो 3 वेसल्स एक साथ कनेक्ट करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं टुगेदर, विच इज कॉल्ड द पोर्टल ट्रायड। ओके, सो अगर मैं इसको आपको और जूम इन करके दिखाऊं तो देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पोर्टल ट्रायड। ओके, सो देखिए ट्रायड क्यों, बिकॉज यहां पर 3 वेसल्स एक साथ प्रेजेंट है। तो ये जो रेड वाली है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ आर्टरी। सो ये बेसिकली आपकी हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच होती है, राइट। सो दिस इज द ब्रांच ऑफ द हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक वर्ड ऑब्वियसली रिप्रेजेंट्स द लीवर, राइट। तो लीवर में ब्लड लाने वाली जो आर्टरी होगी, दैट इज गोइंग टू बी हेपेटिक आर्टरी, और उसकी ब्रांच आपको इस लॉब्यूल में देखने को मिल रही है, विच इज द ब्रांच ऑफ द हेपेटिक आर्टरी। देन वी हैव दिस ब्लू स्ट्रक्चर, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेन, जिसे हम बुलाते हैं द पोर्टल वेन और द हेपेटिक पोर्टल वेन। तो ये हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो ब्लड को लेकर आती है फ्रॉम द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन। ओके, तो ये उसकी ब्रांच है। सो दिस इज द ब्रांच ऑफ द हेपेटिक पोर्टल वेन। सो इस बात को भी आप याद रखिएगा। और तीसरा जो स्ट्रक्चर आपको यहां देखने को मिल रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द बाइल डक्ट, जो कि कलेक्ट करती है द बाइल सिक्रेटेड बाय दीज हेपेटोसाइट्स। ओके, तो ये जो हेपेटोसाइट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये इनके बीच में अगर आप देखेंगे आपको कुछ ऐसी डक्ट्स देखने को मिलेंगे। देखिए यहां पर ये जो रो ऑफ योर हेपेटोसाइट्स है, इनके बीच में देखिए ये जो स्पेस जा रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द बाइल कैनालिकुलाई। मतलब ये जो हेपेटोसाइट्स बाइल सिक्रीट करेंगे ना, वो इस डक्ट्यूल में डाल देते हैं, विच इज कॉल्ड द बाइल कैनालिकुलाई, जो कि ओपन होती हैं इनटू द इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट्स। ओके, तो जो जाकर देखिए इस तरीके से ओपन हो जाएंगी। फाइन, ओके। एंड आप एक चीज और नोट करेंगे, ये जो ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी है और द ब्रांच ऑफ योर पोर्टल वेन आगे जाके देखिए ऐसे ज्वाइन कर रही हैं इन दिस रीजन। तो ये जो ज्वाइन करने के बाद एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाती है ना, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड द साइनोसॉइड। सो दिस इज द लीवर साइनोसॉइड। ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, इस साइनोसाइड को सराउंड कर रहा आपको एक स्पेस नजर आता है, जो कि यहां पर येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द पेरी साइनोसॉइडल स्पेस। ठीक है, तो पेरी मीन्स क्या होता है, अराउंड, राइट। तो साइनोसॉइड के अराउंड आपको जो स्पेस देखने को मिलेगी, दैट इज गोइंग टू बी पेरी साइनोसॉइडल स्पेस। ओके, और इस पेरी साइनोसॉइडल स्पेस में आपको ना यहां पर कुछ सेल्स देखने को मिल रहे हैं। दीज सेल्स जो कि आपको यहां पर ऑरेंज कलर के नजर आ रहे हैं, अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊं, सो दे अपीयर टू बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो आपको इरेगुलरली शेप्ड सेल देखने को मिलते हैं, दे रिप्रेजेंट्स द Kupfer's cells। ओके, सो दीज आर द Kupfer's cells, और इन सेल्स की खासियत ये है कि दे आर फेगोसाइटिक। दैट मीन्स ये एनगल्फ कर लेते हैं द जर्म्स और द बैक्टीरिया और वायरस जो भी आपके साथ ब्लड के साथ एंटर कर जाते हैं टू द लीवर। सो आप जानते हैं ना, जो हेपेटिक पोर्टल वेन है, दिस हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो ब्लड कहां से लेकर आ रही है, फ्रॉम दी स्टमक एंड दी इंटेस्टाइन, राइट। तो वो ब्लड जो स्टमक और इंटेस्टाइन से आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी डीऑक्सीजनेटेड, बट उसमें न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होंगे, इजंट इट। और साथ ही साथ जो भी जर्म्स
हमारी स्टमक में किल नहीं हो पाए होंगे तो वो वापस से इस ब्लड के साथ ट्रैवल करके लीवर तक पहुंचेंगे। तो जब वो इन वेसल्स के थ्रू जब साइनोसॉइड में फ्लो कर रहा होता है तो यहाँ साइनोसॉइड के स्पेस में अगल बगल जो प्रेजेंट आपको मैक्रोफेजेस जो कि कपफर सेल्स के फॉर्म में नजर आ रहे हैं वो उनको डिटेक्ट कर लेते हैं और उनको एनगल्फ कर लेते हैं। सो कपफर सेल बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी एनगल्फिंग ऑफ दी जर्म्स जो कि आपके ब्लड के साथ एंटर कर जाते हैं इनटू द लीवर। एंड फाइनली वो जो ब्लड है इट ओपन्स इनटू अ सेंट्रल वेन जो कि आपके सामने यहां पर मेंशन्ड है, राइट। सो आई होप यू गॉट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द हेपेटिक ग्लोब्यूल्स वेरी क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लीवर। आइए देखते हैं लीवर के सिक्रीशन के बारे में, दैट इज कॉल्ड द बाइल। तो बच्चों हेपेटिक ग्लोब्यूल्स के जो हेपेटोसाइट्स है जिन्हें हम लीवर सेल्स बुलाते थे वो क्या सिक्रीट करते थे? द बाइल। और उस बाइल जूस को हम बुलाते हैं हेपेटिक बाइल जूस, राइट। तो हेपेटिक बाइल जूस आखिरकार किन चीजों से मिलकर बना है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो इट इज फॉर्म्ड ऑफ वाटर, तो इसमें वाटर भी कंपोनेंट है। सेकेंडली उसमें प्रेजेंट है द बाइकार्बोनेट आयंस। तो बाइकार्बोनेट आयंस बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर क्रिएटिंग एल्कलाइन कंडीशंस, ठीक है। तो ये क्रिएट करते हैं एल्कलाइन कंडीशंस और कहां पर करेंगे? इन द डुओडेनम, राइट। सो देखिए आप जानते हैं जो बाइल सिक्रीशन है ना ये पोर किया जाएगा इन द डुओडेनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वहां पर प्रेजेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाने के लिए उनकी एक्टिविटी को और एफिशिएंटली करवाने के लिए देयर हैज टू बी प्रेजेंस ऑफ द एल्कलाइन कंडीशन फॉर विच बाइकार्बोनेट आयंस जो कि बाइल जूस में प्रेजेंट हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। देन वी हैव द थर्ड पार्ट दैट इज द बाइल पिगमेंट्स। तो आपको बाइल पिगमेंट्स भी देखने को मिलेंगी जैसे कि बिलीरूबिन, बिलीवर्डन। और ये जो बिलीरूबिन और बिलीवर्डन है ना दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द आरबीसीज डिग्रेडेशन। तो जब रेड ब्लड सेल्स का डिग्रेडेशन होता है तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं दैट फॉर्म्स द बिलीरूबिन एंड बिलीवर्डन व्हिच आर द बाइल पिगमेंट्स, ठीक है। ओके, देन वी हैव द लास्ट पार्ट और द कंपोनेंट व्हिच इज द बाइल सॉल्ट्स। तो ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं दे कंप्राइज ऑफ सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। तो कोलेट वर्ड से आपको क्या अंदाजा लग रहा है? दैट दीज सॉल्ट्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द कोलेस्टेरॉल। सो इस बात को आप यहां पर मेंशन कर लीजिए, दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्टेरॉल। इस बात को आपको याद रखना है, फाइन। ओके, अब आपने एंटायर हेपेटिक बाइल जूस के कॉम्पोजिशन को देखा बच्चों, तो आपने एक चीज नोट की होगी, देयर आर नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट। दैट मीन्स ये जो बाइल जूस है दिस लैक्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ओके। और ये जो हेपेटिक बाइल जूस है इसका पीएच होता है लगभग 8.6 के अराउंड, दैट मीन्स इट इज एल्कलाइन, फाइन, ओके। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो इन सॉल्ट से रिलेटेड याद रखनी है, बाइल सॉल्ट से रिलेटेड। एक्चुअली यहां पर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, दैट मीन्स यहां पर कोई भी फूड के कंपोनेंट का ब्रेकडाउन तो नहीं होने वाला, बट एक्चुअली ये जो दो सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स। तो ये फैट्स के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं टू स्मॉल ग्लोब्यूल्स और उस प्रोसेस को हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन। सो दीज सॉल्ट्स आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, ठीक है। इस बात को आपको अगेन याद रखना है, ठीक है। देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये जो बाइल सिक्रीट होता है फ्रॉम द लीवर ये जाके स्टोर होता है इन द गॉल ब्लैडर। तो स्टोरेज के लिए जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज गोइंग टू बी गॉल ब्लैडर। और इस गॉल ब्लैडर में जब ये हेपेटिक बाइल जाके स्टोर होता है तब वहां पर इससे वाटर अब्सॉर्ब कर लिया जाता है टू मेक इट मोर कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो उसका पानी अब्सॉर्ब करके इसको और कॉन्सेंट्रेटेड बना दिया जाता है और साथ ही साथ इसका एसिडिफिकेशन भी होता है, दैट मीन्स इसका पीएच और कम हो जाता है, ओके। सो यहां पर साथ ही साथ गॉल ब्लैडर में एसिडिफिकेशन भी देखने को मिलेगा आपको। और एसिडिफिकेशन करने के बाद जो हेपेटिक बाइल है उसका पीएच 8.6 से रिड्यूस होके अराउंड 7.4 हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको हेपेटिक बाइल जूस में देखने को मिलेंगी, फाइन। अब देखते हैं ये जो हेपेटिक बाइल जूस सिक्रीट हुआ बाय दी लीवर वो आखिरकार डुओडेनम तक पहुंचता कैसे है। तो देखिए आपने देखा जो लीवर है उसकी दो लोब्स आपको नजर आई, द लेफ्ट लोब एंड द
राइट लोब, राइट। तो देखिए लेफ्ट लोब और राइट लोब से आपको एक एक डक्ट अराइज करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए ये जो डक्ट आ रही है, दिस इज अराइजिंग फ्रॉम द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर एंड वी कॉल इट द लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट। और जो राइट लीवर के लोब से आपको डक्ट नजर आ रही है, दैट इज कमिंग लाइक दिस, और इस पर्टिकुलर डक्ट को हम बुलाते हैं द राइट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। ओके, तो ये जो दो डक्ट्स आपके सामने प्रेजेंट हैं, दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म दिस कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो यहां पर ये ज्वाइन करके फॉर्म कर लेती हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। नाउ ये कॉमन हेपेटिक डक्ट ज्वाइन करती हैं विद द डक्ट ऑफ योर गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है, इट इज कॉल्ड द सिस्टिक डक्ट। तो ये सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट ज्वाइन करती हैं टू फॉर्म दिस कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। ओके, अब ये कॉमन बाइल डक्ट फर्दर ज्वाइन करेगी विद द डक्ट ऑफ द पैनक्रियास। तो पैनक्रियास से आने वाली एक मेन पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ ये डक्ट ज्वाइन करती है टू फॉर्म द हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। सो लेट मी मेंशन दिस ओवर हियर दैट दिस इज हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। और ये जो कॉमन आपको हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट दिख रही है, ये जाके फाइनली ओपन होती है एट द duodenum. So this is suppose your duodenum. So ये आप देखेंगे ये जो हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट है और duodenum के जंक्शन पे ना आपको एक ऐसी स्फिंक्टर मसल देखने को मिल रही है, एक सर्कुलर स्फिंक्टर मसल, और इस सर्कुलर स्फिंक्टर मसल को हम बुलाते हैं द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। सो दिस इज गोइंग टू बी द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, जिसको मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। तो दिस इज गोइंग टू बी स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई क्या है? ये एक ऐसी सर्कुलर मसल है जो कि रेगुलेट करती है, गार्ड करती है द ओपनिंग ऑफ द हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू द duodenum. So I hope now you have got the entire concept of the bile juice and the various duct involved in the release of bile juice into the duodenum part. So itna information enough tha for liver. Now we will move on to our next associated digestive gland called the pancreas. तो चलिए बच्चों begin करते हैं with pancreas, जो कि है हमारी बॉडी की the mixed gland, जिसे हम compound gland भी बुलाते हैं. Okay, so it is representing a mixed gland or a compound gland. ठीक है, इसको मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बुलाते हैं बच्चों? बिकॉज इसके पास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है, राइट। आई होप आप जानते होंगे कि एक्सोक्राइन का क्या मतलब होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपना सिक्रीशन एक डक्ट के थ्रू पोर करती हैं, वाइल जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो अपना सिक्रीशन विदाउट एनी डक्ट डायरेक्टली ब्लड में पोर करती हैं, ठीक है। ओके, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट डक्टलेस ग्लैंड्स, और जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट होगा दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट दोज ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट प्रेजेंट है। फाइन, ओके। सो एक्सोक्राइन पार्ट जो है पैनक्रियास का, दैट इज कॉल्ड पैनक्रियाटिक एसिनाई, या इसका सिंगुलर फॉर्म हम ले सकते हैं, दैट इज पैनक्रियाटिक एसिनस। फाइन, और एंडोक्राइन पार्ट जो होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ओके, फाइन। अब बात की जाए इसकी लोकेशन की, तो बच्चों ये लोकेटेड होता है इन द लूप ऑफ द duodenum। तो अगर आप देखें ये आपका स्टमक है, थोड़ा और जूम इन करके देखते हैं। तो देखिए स्टमक के एंड में आप देख रहे हो ये जो duodenum है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट, विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, इजंट इट ना। तो देखिए इस duodenum के लूप में आपको ये जो एक लीफ लाइक ग्लैंड देखने को मिल रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? द पैनक्रियास, ठीक है। सो ये है पैनक्रियास। अब पैनक्रियास जो है उसके हम कुछ रीजन्स डिफाइन कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है दिस इज कॉल्ड द हेड रीजन। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक दिस इज द हेड रीजन। ये वाला जो पोर्शन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द बॉडी, और जो लास्ट वाला पोर्शन है दिस इज कॉल्ड द टेल, ठीक है। तो ये हेड, बॉडी और टेल में डिवाइडेड की जा सकती है, और जिसका टेल वाला पोर्शन होता है ना बच्चों, ये रीच कर जाता है अप टिल योर लेफ्ट किडनी। सो दिस टेल पोर्शन कैन रीच अंटिल द लेफ्ट किडनी, दैट इज फॉर श्योर। नाउ अब हम देखते हैं इनके दोनों पार्ट्स को, दैट इज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पार्ट्स को। तो जो एंडोक्राइन वाला पार्ट था
दैट इज योर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइए थोड़ा सा इसको जूम करके स्टडी करते हैं इन डिटेल। सो आपके सामने प्रेजेंट ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंडोक्राइन पार्ट को। दैट मीन्स डायरेक्टली ये अपना सिक्रीशन, जो सेल्स हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के, वो अपना सिक्रीशन ब्लड वेसल्स में पोर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर आप देख रहे हो ना, यहां पर कुछ मास ऑफ सेल देखने को मिल रहा है, जिसको देखिए यहां पर मैंने जूम करके दिखाया हुआ है। ये वाला जो पोर्शन है दिस इज बीइंग जूम्ड आउट, और ये आपको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर क्लस्टर ऑफ सेल्स के बीच में ये जो ब्लड वेसल्स है ना, वो देखिए ऐसे एम्बेडेड नजर आ रही हैं। तो जो भी सिक्रीशन ये पर्टिकुलर सेल सिक्रीट करेंगे वो डायरेक्टली इन ब्लड वेसल्स में पोर कर दिया जाएगा। ओके फाइन। नाउ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में आपको बहुत टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेंगे अल्फा सेल्स। ओके, सो देखिए पहली चीज, जो एंडोक्राइन पार्ट होता है ना, उनके सिक्रीशन को हम हार्मोन बुलाते हैं। फाइन, तो अल्फा सेल्स जो हैं वो बेसिकली रिलीज करते हैं एक हार्मोन, जैसे हम बुलाते हैं ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन क्या करता है? ये आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को रेज करता है, बढ़ाता है। ठीक है, देन अगर ये ज्यादा बढ़ जाए तो उसको रिड्यूस करने का काम भी कोई सेल्स कर रहे होंगे ना, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं द बीटा सेल्स। ठीक है, तो बीटा सेल्स क्या करते हैं? दे सिक्रीट इंसुलिन। ठीक है, तो ये इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, वो हार्मोन जो कि लोअर करता है ब्लड शुगर लेवल्स को इन योर बॉडी। एंड थर्डली आपको देखने को मिलते हैं डेल्टा सेल्स। तो जो डेल्टा सेल्स हैं वो अपने सिक्रीशन के थ्रू ग्लूकागॉन और इंसुलिन का सिक्रीशन इनहिबिट करते हैं। सो दे इनहिबिट secretion of your insulin and glucagon। ओके, एंड लास्टली आपको एक और टाइप के सेल्स देखने को मिल सकते हैं विच आर कॉल्ड द पीपी सेल्स। सो दे सिक्रीट पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। सो ये क्या सिक्रीट करते हैं? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स, जो कि इनहिबिट करते हैं सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। राइट, तो इतने टाइप के सेल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से हैं वो सेल्स? सो फर्स्टली वॉज अल्फा सेल्स, जो कि ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट करता है। बीटा सेल सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन। डेल्टा सेल्स अपनी सिक्रीशन के थ्रू इंसुलिन और ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। एंड पीपी सेल्स सिक्रीट करते हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जो कि इनहिबिट करते हैं सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस को। राइट, तो जब भी आपके पैनक्रियाटिक जूस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उनको इनहिबिट करने का काम बेसिकली ये पीपी सेल्स करेंगे विद देयर सिक्रीशन। तो आई होप द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास, जो कि है द एसिनाई और द एसिनस। ओके, तो एसिनस ग्लैंड आपको कुछ ऐसी नजर आ रही है। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस पोर्शन हैज बीन जूम्ड आउट। तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कुछ सेल्स ऐसे अंदर की तरफ इनवैजिनेट कर रहे हैं टू फॉर्म अ सेंट्रल डक्ट, जिसमें ये सारे सेल्स जो कि ग्लैंडुलर इन नेचर हैं वो अपने सिक्रीशन को पोर करेंगे। ठीक है, तो ये जो एसिनस ग्लैंड है दे आर गोइंग टू पोर देयर सिक्रीशन इनटू दिस डक्ट। ओके, और इसमें जो सिक्रीशन रिलीज किया जाएगा दैट इज कॉल्ड पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक जूस में आपको वेरियस कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। तो ये जो पैनक्रियाटिक जूस है वो यहाँ पर इन डक्ट के थ्रू एक कॉमन पैनक्रियाटिक डक्ट में पोर किया जाएगा, और वो फाइनली लेकर जाएगी योर मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, जो कि ज्वाइन करती है विद द कॉमन बाइल डक्ट टू फॉर्म हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ये हमने पहले पढ़ रखा है, और दे ओपन आउट इनटू द ड्यूडेनम। राइट, तो आइए देखते हैं पहली चीज, तो ये पैनक्रियाटिक जूस का कॉम्पोजिशन क्या होता है। सो पैनक्रियाटिक जूस में आपको देखने को मिलेंगे कुछ ये कंपोनेंट्स। सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस में आपको वाटर देखने को मिलेगा,
फाइन। बाइकार्बोनेट आयन देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक द बाइल, फाइन। देन आपको देखने को मिलते हैं सर्टेन एंजाइम्स। ये एंजाइम्स आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। आपको सबसे पहले तो यहाँ देखने को मिलेंगे कुछ इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेटेड एंजाइम्स जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग है। इनिशियली इनका नाम है ट्रिप्सिनोजन और दूसरा है काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है। तो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ओजन वर्ड से जब भी कोई एंजाइम एंड करे दैट मींस इट इज इन इनएक्टिव फॉर्म। देन वी हैव प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, ठीक है। तो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, इसके नाम के आगे वर्ड प्रो लगा है, दैट मींस अगेन ये भी इनएक्टिव है। तो जब भी एंजाइम का नाम ओजन में एंड करे या फिर प्रो से स्टार्ट करे दैट मींस वो इनएक्टिव फॉर्म में है, फाइन, ओके। एंड लास्टली कुछ आपके पास स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे विच आर कॉल्ड दी पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ओके। तो ये आपके सामने प्रेजेंट है। और लिपिड डाइजेस्टिंग यानी कि फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कॉल्ड दी पैनक्रियाटिक लाइपेजेस जो कि चीफली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लिपिड डाइजेशन, वो यहाँ प्रेजेंट होंगे। और साथ ही साथ न्यूक्लिक एसिड्स को डिग्रेड करने वाले, डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लिएजेस भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस। सो आई होप द concepts behind the pancreas as an associated digestive glands are very clear to all of you. तो बच्चों एलिमेंट्री कैनाल और एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के बाद, दैट मींस उसकी एनाटॉमी पढ़ने के बाद, नाउ वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जिसे हम बुलाते हैं द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, राइट। तो बच्चों जो डाइजेशन की प्रोसेस हम ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है ना, वो अकम्प्लिश होती है बाय बोथ फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड से। मतलब आपका जो फूड है वो फिजिकली भी ब्रेक किया जाएगा इनटू टाइनी पीसेस और केमिकली भी ब्रेक किया जाएगा इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूट्रिएंट्स, राइट। और ये सब होता है आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, राइट। इनफैक्ट जो फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड है ना इनटू टाइनी पीसेस, वो हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है विद द एक्टिविटी ऑफ आवर टीथ एंड टंग एंड बाय द प्रोसेस कॉल्ड मैस्टिकेशन। तो मैस्टिकेशन इज द फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड जो कि आपके बकल कैविटी में होता है एंड इट इज अ वेरी फैंसी टर्म, बायोलॉजिकल टर्म जो कि रिप्रेजेंट करता है सिंपली द प्रोसेस ऑफ चूइंग को। तो मैस्टिकेशन इज अ बायोलॉजिकल टर्म विच इज गिवन टू द प्रोसेस ऑफ चूइंग द फूड, ठीक है। तो चू करने के बाद आपका जो फूड है वो टाइनी पीसेस में ब्रेक कर जाता है, जिसको हमारी टंग रोल करके एक फूड बोलस यानी कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, दैट इज कॉल्ड फूड बोलस। अब ये फूड बोलस हम स्वलो करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं द नेक्स्ट स्टेप जो कि कहलाता है डिग्लूटेशन। तो डिग्लूटेशन इज अ सिंपल टर्म जो कि एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है द प्रोसेस ऑफ स्वोलोइंग, ठीक है। तो स्वोलिंग ऑफ द फूड बोलस इज कॉल्ड डिग्लूटेशन। तो ये कैसे होता है आइए देखते हैं। आपने देखा इनिशियली, देखिए फूड बोलस जब तक हमारी माउथ कैविटी में प्रेजेंट था तब हमारा ये जो नेजल चेंबर है वो तो कंप्लीटली यहाँ प्रेजेंट है, देखिए एयर अंदर जा सकती है, राइट। दिस इज योर फूड बोलस, दिस इज द बोलस ऑफ द फूड, फाइन। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपका ईसोफेगस है, ईसोफेगस में ये जो आपको स्फिंक्टर मसल देखने को मिलती है विच इज कॉल्ड द अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ये इस समय क्लोज्ड है बिकॉज अभी फूड एंटर नहीं किया है। एंड आप देख रहे हो यहाँ पर आपको ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बुलाते हैं एपीग्लॉटिस ऐसे खुला हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जो नीचे विंड पाइप है ना उसकी ओपनिंग विच इज कॉल्ड ग्लॉटिस वो भी ओपन है। तो देखिए दिस इज योर विंड पाइप, इसकी ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस और इसके ऊपर ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो कार्टिलेज का बना है वी कॉल इट एपीग्लॉटिस। तो इस टाइम पर एपीग्लॉटिस जो है, दिस एपीग्लॉटिस इज प्रेजेंट ओवर हियर लाइक दिस, ठीक है। इट इज नॉट बेंडिंग, ये अभी ऐसी के ऐसे इंटैक्ट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जैसे ही हम फूड को स्वॉलो करेंगे तो फूड हमारे माउथ कैविटी से कहां एंटर करेगा, इट विल फॉल ऑन दिस कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड द एपीग्लॉटिस। और नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जब फूड अंदर आ रहा होगा ना तो वो देखिए आपके सॉफ्ट पैलेट की जो हैंगिंग प्रोजेक्शन है जिसे हम यूविला बुलाते थे, इस यूविला को पुश करेगा तो यूविला देखिए ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो नेजल चेंबर की ये जो कैविटी थी, राइट, जिसको हम पीछे की तरफ बुलाते थे नेजोफेरिंग्स, वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो नेजोफेरिंग्स बंद हो गया, फूड अंदर आ गया और देखिए वो फॉल करेगा किस पे, एपीग्लॉटिस पे, और एपीग्लॉटिस ऐसे नीचे की तरफ बेंड कर जाएगा टू क्लोज द ग्लॉटिस, दैट इज द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, जिसकी वजह से जो फूड बोलस है वो विंड पाइप में एंटर ना कर पाए, ओके। एंड डायरेक्टली दिस फूड इज नाउ गोइंग टू एंटर इनटू द ईसोफेगस। अब ईसोफेगस में अगर फूड को एंटर करना है तो यहां पर प्रेजेंट जो
स्फिंक्टर मसल है, दिस नीड्स टू बी ओपन, तो दैट मीन्स जो अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है दिस विल ओपन ओवर हियर, राइट? ओके, एंड फाइनली जब फूड एंटर कर जाएगा इनटू द ईसोफेगस आफ्टर swallowing, और आप देखोगे ये फ्लैप जो था दैट वाज द एपिग्लॉटिस वो वापस से इंटैक्ट हो जाएगा, एंड जो यूवुला था वो नीचे की तरफ वापस से बेंड हो जाएगा, राइट? और आपकी नेजल चेंबर भी ओपन हो जाएगा, और देखिए यहां पर आपका जो ग्लॉटिस है वो भी ओपन हो जाएगा, फाइन। और फूड जो है अब एंटर कर जाएगा सिंस इन द ईसोफेगस, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आपके स्टमक तक पहुंचेगा, राइट? और फूड में प्रेजेंट जो वेरियस केमिकल न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ब्रेकडाउन अलग अलग पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए एक एक करके हम वेरियस न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन कैसे होता है इन द एलिमेंट्री कैनाल उसको स्टडी करते हैं। तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ अवर वेरी फर्स्ट फूड न्यूट्रिएंट विच इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। तो बात की जाए अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बच्चों, तो हम इसको किस किस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं इन आवर फूड? तो वी कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट्स एज स्टार्च, सुक्रोज, लैक्टोज जो कि हमें मिल्क से मिलती है, राइट, एंड सेल्यूलोज, राइट? और जो सेल्यूलोज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है दैट इज अनडाइजेस्टेबल फॉर अस, राइट? सो दिस रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, सो हमारी बॉडी में इट इज अनडाइजेस्टेबल, फाइन, ओके। देन बात की जाए अगर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की, तो आपको याद रखना है आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन है वो केवल दो जगह पर होता है, दैट इज माउथ एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है? तो देखते हैं माउथ में कैसे आपका जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है। सो यू नो वेरी वेल, माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है, और सलाइवा में प्रेजेंट एक एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज, वो एक्ट करता है ऑन अ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड स्टार्च, राइट? तो स्टार्च जो कि क्या है बच्चों? जो कि एक पॉलीसैकेराइड है। अब इस पॉलीसैकेराइड पे एक्ट करेगा एक एंजाइम विच इज कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज, जिसका की ट्रिवियल नेम क्या था? टाइलिन। सो डोंट फॉरगेट, हाँ, सो टाइलिन कह लीजिए या सलाइवरी एमाइलेज, वो वर्क करता है एट pH 6.8 और इस स्टार्च का ब्रेकडाउन कर देता है इनटू डाइसैकेराइड्स कॉल्ड माल्टोज। सो दिस इज गोइंग टू बी डाइसैकेराइड, राइट? तो ये जो कन्वर्जन आपको देखने को मिला ना, ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च, लगभग जितना भी आप स्टार्च कंज्यूम करते हैं उसका 30% स्टार्च ब्रेकडाउन आपके माउथ में हो जाता है। सो 30% ऑफ स्टार्च डाइजेशन अकर्स हियर, ठीक है? कहां पर? इन द माउथ, ठीक है, फाइन। देन वी हैव द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल जो कि है द फेरिंग्स, जहां पर कोई डाइजेशन नहीं होता है, इवन ईसोफेगस में भी कोई डाइजेशन नहीं होगा। नाउ देन वी कम टू द स्टमक। स्टमक की अगर बात की जाए बच्चों, तो स्टमक में कोई भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, एंड दैट इज वाई वहां पर कोई कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नहीं होगा। इनफैक्ट जो भी सलाइवरी एमाइलेज फूड के साथ एंटर कर जाएगा स्टमक में, वो डीनेचर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एसिडिक कंडीशन और द एसिडिक पीएच ऑफ द स्टमक, ठीक है, ओके। देन वी मूव ऑन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पर एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन अकर करेगा। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में आप जानते हैं दो टाइप के जूसेस सिक्रीट होते हैं। फर्स्टली डोडेनम पार्ट में सिक्रीट होते हैं दी पैनक्रियाटिक जूस, राइट? तो बात की जा रही है पहले पैनक्रियाटिक जूस की। सो बच्चों पैनक्रियाटिक जूस में एक स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट है जो कि अगेन अमाइलेज होगा, बट उसका नाम इस बार ही होगा क्या? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो यहां पर स्टार्च पे ऐड करेगा पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो कि वर्क करता है एट अराउंड 7 to 8 pH, ठीक है? तो 7 to 8 pH पे आप देखोगे ये एक्ट करने वाला है और ब्रेक करेगा स्टार्च को इनटू ऑब्वियसली माल्टोज।
तो वही सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो जो रिमेनिंग स्टार्च रह गया था ना, जो कि अनडाइजेस्टेड रह गया था इन द माउथ, 30% ही डाइजेस्ट हुआ था माउथ में, रिमेनिंग 70% का डाइजेशन पैंक्रियाटिक एमाइलेज करता है। और पैंक्रियाटिक एमाइलेज का एक और नाम है, अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो देखिए इसको आप याद रख सकते हैं, दैट इज एमाइलोप्सिन। सो अगर एमाइलोप्सिन आ जाता है तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एमाइलोप्सिन इज अनदर नेम फॉर पैंक्रियाटिक एमाइलेज, और सलाइवरी एमाइलेज के लिए जो दूसरा नाम था दैट वाज टाइलिन। ठीक है, ओके। सो ये फर्दर ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च का इनटू माल्टोज। नाउ कम्स द रोल ऑफ योर इंटेस्टाइनल जूस विच इज कॉल्ड सक्कस एंटेराइकस। ठीक है, तो सक्कस एंटेराइकस विच इज योर इंटेस्टाइनल जूस, उसमें प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे डाइसैक्राइडेसेस। देखिए डाइसैक्राइडेसेस मतलब जो डाइसैक्राइड्स को फर्दर ब्रेक करे। माल्टोज खुद एक डाइसैक्राइड है, इसका भी ब्रेक डाउन होना चाहिए ना। तो देखिए सबसे पहले तो माल्टेज नाम का एक एंजाइम माल्टोज शुगर पे एक्ट करेगा। तो ये जो माल्टोज यहां बना था ना, इस पे एक्ट करेगा एन एंजाइम कॉल्ड माल्टेज, जो कि इसको ब्रेक करवा देगा इनटू ग्लूकोज। तो इसको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में ये ब्रेक कर देगा। ठीक है, देन बात की जाए अगर नेक्स्ट शुगर की, जो कि यहां पर प्रेजेंट हो सकती है, उसको ब्रेक करने वाला एंजाइम दैट इज गोइंग टू बी लैक्टोज, और इस लैक्टोज पे एक्ट करने वाला एंजाइम वुड बी लैक्टेज, जो कि मिल्क शुगर लैक्टोज को ब्रेक कर देती है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, राइट। एंड लास्टली एक और जो शुगर आपको देखने को मिलेगी दैट वुड बी सुक्रोज। ठीक है, तो सुक्रोज अगेन एक डाइसैक्राइड है जिसपे एंजाइम जो वर्क करेगा दैट वुड बी सुक्रेज, और वो इसको ब्रेक करवा देगा इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, राइट। तो ये जो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज बने आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ दीज शुगर्स, ये हैं द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर्स। सो दे आर ऑल रिप्रेजेंटिंग द मोनोसैकेराइड्स, राइट। और ये मोनोसैकेराइड्स क्या हैं? दे आर सिंपल फॉर्म्स ऑफ शुगर एंड दे कैन बी इजीली अब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, आप देख रहे हो कार्बोहाइड्रेट्स का जो एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन के बाद दैट वुड बी मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स आर दी एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। और ये मोनोसैकेराइड्स कौन कौन से हो सकते हैं? दे कैन बी ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। और इसी के साथ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है कंप्लीट, राइट। तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो बच्चों अगर प्रोटीन्स की बात की जाए तो आप जानते हैं प्रोटीन्स होते हैं दी मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि कुछ लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स जो कि मिलकर बनते हैं कुछ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट से, जिन्हें हम बुलाते हैं दी अमाइनो एसिड्स। तो बच्चों आप जानते हैं जब भी प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होगा तो प्रोटीन्स ब्रेक कर दिए जाएंगे इनटू देयर रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ओके। और हमारी बॉडी में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को हम कलेक्टिवली टर्म देते हैं दैट इज प्रोटीएसेस, या फिर इनको हम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स भी बुलाते हैं। सो दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। द रीजन इज, देखिए प्रोटियो वर्ड कॉरेस्पॉन्ड करता है टू द प्रोटीन्स एंड लाइटिक वर्ड कॉरेस्पॉन्ड करता है टू द वर्ड लाइसिस, जिसका मतलब होता है ब्रेकडाउन या फिर स्प्लिटिंग होना। तो प्रोटीन्स का यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है, एंड दैट इज व्हाई वी इवन कॉल देम प्रोटीएसेस और द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। अब इन प्रोटीएसेस की बच्चों क्या खासियत है? ये जो प्रोटीएसेस होते हैं ना, दे आर मोस्टली रिलीज्ड एज इनएक्टिव प्रिकर्सर्स। दैट मीन्स ये जो प्रोटीएसेस हैं ये इनएक्टिव फॉर्म्स में मोस्टली आपको रिलीज होते हुए नजर आते हैं। द रीजन इज, आई विल टेल यू इन अ मिनट। पहली चीज आप याद रखिएगा, जो इनएक्टिव फॉर्म होते हैं इन प्रोटीएसेस के, इन्हें हम बुलाते हैं
प्रोजाइम्स या फिर जाइमोजेंस। तो जब भी वर्ड आता है जाइम, यू हैव टू कॉरेस्पॉन्ड इट टू द वर्ड एंजाइम्स, है ना। तो एंजाइम वर्ड आपको जाइम में दिख जाएगा, और अगर जाइम वर्ड से पहले प्रेफिक्स के फॉर्म में वहां पर प्रो वर्ड लगा हुआ है या फिर जाइम वर्ड के आगे देखिए एक सफिक्स ओजन लगा हुआ है, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम। तो जब भी किसी एंजाइम का नाम प्रो वर्ड से स्टार्ट हो या फिर ओजन में एंड करे, दैट मीन्स वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम को, ठीक है ना। ओके, तो ये जो प्रोटीएजेस हैं ये क्यों इनएक्टिव फॉर्म में ही रिलीज होते हैं? आई टेल यू दिस। सी, जो सेल्स इन प्रोटीएजेस को रिलीज करेंगे, इमेजिन कीजिए अगर उन्होंने इन्हें एक्टिव फॉर्म में रिलीज किया तो व्हाट विल हैपन, ये प्रोटीएजेस उन्हीं सेल्स के, यानी कि जिन सेल्स ने इनको सिक्रीट किया था, उन्हीं सेल्स के प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर लेंगे। दैट मीन्स उन्हीं सेल्स के प्रोटीन का ऑटो डाइजेशन हो जाता है। अब आप जानते हैं जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी, या फिर आपके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं ना, उनका ये फॉर्म करते हैं द बेसिस। तो अगर प्रोटीन डाइजेशन के दौरान ये प्रोटीएजेस उन सेल के स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को भी डाइजेस्ट कर लें तो व्हाट विल हैपन, सेल की डेथ हो जाएगी बाय लाइसिस, है ना। तो सेल लाइसिस यानी कि सेल का ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड दैट इज द रीजन ये जो प्रोटीएजेस हैं दे आर रिलीज्ड इन द इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं प्रोटीन डाइजेशन हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ होता है। तो प्रोटीन डाइजेशन हमारे एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक में स्टार्ट होता है, बिकॉज माउथ में कोई भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। फेरिंग्स ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन होता नहीं है, इजंट इट। तो इसीलिए हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है दैट इज स्टमक, और स्टमक में आप सभी जानते हैं प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस। ओके, अब गैस्ट्रिक जूस में बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, एंड हम वही कंपोनेंट्स पे फोकस करने वाले हैं जो कि प्रोटीन डाइजेशन में आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट, फर्स्टली आपको जो देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी HCl, जिसका कि प्रोटीन डाइजेशन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, बट ये जो HCl है इन इनएक्टिव प्रिकर्सर्स जिन्हें हम प्रोजाइम्स या फिर जाइमोजेंस बुलाते हैं, इनएक्टिव फॉर्म्स ऑफ द प्रोटीएजेस को एक्टिवेट करवाता है, ठीक है। ओके, एंड सेकंड कंपोनेंट ऑब्वियसली यही प्रोजाइम्स या फिर जाइमोजेंस होंगे। तो प्रोजाइम्स और द इनएक्टिव एंजाइम्स, ठीक है, या फिर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। तो भाई ये जो प्रोजाइम्स हैं आपको दो टाइप के देखने को मिलते हैं। पहला भाई जो आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ द इन्फेंट्स जो कि मिल्क फीडिंग होते हैं, दैट इज गोइंग टू बी प्रोरेनिन, बिकॉज ऑब्वियसली यहां पर प्रो वर्ड लगा है, दैट मीन्स हम इनएक्टिव फॉर्म्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे। सो जो आपको चिल्ड्रन या इन्फेंट्स में देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी प्रोरेनिन, जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। एंड देन वी हैव द सेकेंड वन जो आपको बोथ इन्फेंट्स एज वेल एज अडल्ट्स में देखने को मिलता है, दैट इज पेप्सिनोजन, ठीक है। तो ये दो बेसिकली आपके पास प्रोजाइम्स या फिर जाइमोजेंस हैं। देखिए ये एंजाइम का नाम प्रो से स्टार्ट हो रहा है और इस एंजाइम का नाम ओजन में एंड कर रहा है, दैट मीन्स बोथ ऑफ देम आर इनएक्टिव। सो ये भी इनएक्टिव है और ये भी इनएक्टिव है। तो भाई इनको एक्टिवेट कौन करेगा? तो इन दोनों एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है HCl, ठीक है। तो प्रोरेनिन पे जब HCl एक्ट करेगा तो भाई इसके आगे जो ये प्रो वर्ड है ना वो रिमूव हो जाएगा। दैट मीन्स जो वर्ड उसको इनएक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा था वो हटने के बाद ये पर्टिकुलर एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स इट विल बिकम रेनिन, ओके, विच इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? The active form. Fine. Okay. And similar is the case with pepsinogen, जहां पर again HCl की presence पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कर देगी और ओजन वर्ड को रिमूव करने के बाद इसको बना देगी पेप्सिन, ठीक है, विच इज द एक्टिव फॉर्म अगेन। फाइन, ओके। सो देखिए बच्चों, ये जो पेप्सिन है ना, एक बार इसकी एक मॉलिक्यूल के बनने की देरी होती है और ये ऑटो कैटालाइटिक है। दैट मीन्स ये बाकी खुद ही जाके अपने रिमेनिंग पेप्सिनोजन मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करवा सकता है। दैट मीन्स हमें बस एक HCl की जरूरत होती है कि वो जाकर बस एक पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कर दे और एक पेप्सिन बना दे। बाकी एक एक्टिव पेप्सिन जाकर जितने भी पेप्सिनोजन मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक्टिवेट कर देगा।
ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको पेप्सिन की याद रखनी है, दैट इट इज ऑटो कैटालाइटिक। तो पेप्सिन इज ऑटो कैटालाइटिक। फाइन, आइए अब हम इन दोनों ही प्रोटीएजेस की एक्टिविटीज को देखते हैं। तो बच्चों बात करते हैं सबसे पहले पेप्सिन की एक्टिविटी की। तो पेप्सिन ऑब्वियसली एक्ट करेगा ऑन द प्रोटीन्स, ठीक है, तो जितने भी प्रोटीन्स हैं उनमें प्रेजेंट उन पर जब ये पेप्सिन एक्ट करेगा, सो पेप्सिन जब एक्ट करेगा तो इन प्रोटीन्स को ब्रेक कर देगा इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस, ठीक है ना। तो भाई ये इनको स्मॉलर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स में ब्रेक कर देगा, जिन्हें हम पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस बुलाते हैं। फाइन, ओके। सेकेंडली अब हम देखते हैं एक्टिविटी ऑफ रेनिन। तो भाई क्या होने वाला है, देखिए रेनिन के केस में आप जानते हैं ये एक्ट करता है ऑन दी मिल्क प्रोटीन्स, राइट, और मिल्क प्रोटीन्स का नाम होगा केसीन, ठीक है, जो कि आपको इन्फेंट्स में देखने को मिलेगा, जो कि मिल्क फीडिंग है। तो केसीन नाम का ये जो मिल्क प्रोटीन है, तो दिस इज व्हाट अ मिल्क प्रोटीन, इन पर एक्ट करेगा आपका एंजाइम कॉल्ड रेनिन, और रेनिन इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू पैराकेसीन। ठीक है, अब ये जो पैराकेसीन फॉर्म हुआ ये फर्दर रिएक्ट करेगा विथ कैल्शियम और फॉर्म कर देगा कैल्शियम पैराकेशिनेट। ओके, सो इट इज गोइंग टू बी कैल्शियम पैराकेशिनेट। और ये जो कैल्शियम पैराकेशिनेट बनता है ये बेसिकली प्रेसिपिटेट आउट कर जाता है जस्ट लाइक अ कर्ड, इसीलिए इसको हम कहते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, ओके। नाउ अब ये जो कैल्शियम पैराकेशिनेट बना इस पे एक्ट करेगा आपका कौन सा एंजाइम, द सेम पेप्सिन। ठीक है, तो नाउ दिस कैल्शियम पैराकेशिनेट will be acted upon by पेप्सिन, और वो भी फर्दर इसको ब्रेक कर देगा इनटू सेम पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस। ठीक है, ओके। एंड फर्दर ये जो पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस है इनका फर्दर अगेन ब्रेक डाउन होगा इनटू इवन स्मॉलर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, जो कि आपको अब देखने को मिलेगा इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्टमक से जो पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस हैं दे आर गोइंग टू मूव इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए जो भी यहां से सब्सटेंस मूव कर रहा है फ्रॉम द स्टमक इनटू द इंटेस्टाइन, आप जानते हैं वहां पर एसिडिक कंडीशन प्रेजेंट थी, कहां पर, स्टमक के अंदर, है ना। तो ऐसा जो पर्टिकुलर आपको फूड कंपोनेंट देखने को मिलेंगे जो कि एसिडिक इन नेचर के होंगे, दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज काइम। सो काइम क्या है, काइम रिप्रेजेंट्स जो फूड आपने इंजेस्ट किया था और साथ ही साथ उसमें एसिड का प्रेजेंस होना, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज काइम। तो काइम जो है वो स्टमक से कहां मूव करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा द बाइल जूस, राइट, जो कि कहां से रिलीज होने वाला है, फ्रॉम दी हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूओडेनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आइए अब हम देखने वाले हैं कि कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके प्रोटीन्स का डाइजेशन कंटिन्यू होता है। तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द रिएक्शंस ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में आप जानते हैं दो टाइप के आपको जूसेस देखने को मिलते हैं। फर्स्टली यू विल गेट टू सी पैनक्रियाटिक जूस, राइट। अब ये जो पैनक्रियाटिक जूस है इसमें आपको प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स यानी कि जो प्रोटीएजेस हैं वो देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, आइए देखते हैं। फर्स्टली आपको देखने को मिलेगा ट्रिप्सिनोजन, देन आपको देखने को मिलेगा काइमो ट्रिप्सिनोजन, एंड लास्टली आपको देखने को मिलेगा
प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेसेस। ठीक है, तो ये 3 पर्टिकुलर एंजाइम्स हैं which are going to be present for the protein digestion in the small intestine। तो देखिए ट्रिप्सिनोजन देखिए एंड कर रहा है with the suffix ओजन, सिमिलरली काइमोट्रिप्सिनोजन भी ओजन में एंड कर रहा है और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस प्रो वर्ड से बिगिन कर रहा है। ऑल ऑफ दीज इंडिकेट कि ये तीनों के तीनों एंजाइम्स इनएक्टिव हैं, है ना। ओके तो इसका मतलब हमें इनको एक्टिवेट करवाना होगा। तो एक्टिवेशन के लिए सबसे पहले देखते हैं ट्रिप्सिनोजन का एक्टिवेशन कैसे होता है। तो ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट होता है विद द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एंटेरोकाइनेज। और ये जो एंटेरोकाइनेज है ये कहां से आता है? दिस कम्स इन द इंटेस्टाइनल जूस जिसे हम बुलाते हैं सक्कस एंटेराइकस। सो एंटेरोकाइनेज कम्स फ्रॉम, let me mention this here, it comes from Succus entericus। ठीक है, so Succus entericus is nothing but the intestinal juice। फाइन, तो ट्रिप्सिनोजन से ओजन हटा दीजिए, अब ये एक्टिवेट हो जाएगा इनटू ट्रिप्सिन। ठीक है, ओके अब बाकी की ये 2 एंजाइम्स का कैसे एक्टिवेशन होगा भाई? तो भाई एक बार ये जो ट्रिप्सिन बन गया ये फर्दर नीचे वाले जितने भी एंजाइम्स हैं उनका एक्टिवेशन करवा देता है। दैट मींस काइमोट्रिप्सिनोजन का एक्टिवेशन करवाने के लिए यू डू नॉट नीड एंटेरोकाइनेज, आपको ट्रिप्सिन ही ये काम करके दे देगा। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी मेकिंग काइमोट्रिप्सिनोजन इनटू काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, एंड सिमिलरली यही ट्रिप्सिन फर्दर आपके प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कन्वर्ट कर देगा इनटू कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, तो ये आपके एक्टिव फॉर्म्स ऑफ द एंजाइम्स मिल गए हैं। फाइन, अब ये जो ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन है दे आर गोइंग टू एक्ट ऑन द पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस जो कि आपको स्टमक से आए हुए मिले थे ना इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, उन पर ये एक्ट करेंगे और उनको फर्दर ब्रेक कर देंगे इनटू इवन स्मॉलर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स कॉल्ड द पेप्टाइड्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो भी आपको पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस मिले थे दे विल बी acted upon by these enzymes called trypsin, chymotrypsin and carboxypeptidase. So I am shortly writing them down as TCC, isn't it? And further ये break हो जाएंगे into peptides। ठीक है, ओके। एंड अगर बात की जाए कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की एक्टिविटी की, तो देखिए कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कुछ इंडिकेशन दे रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है जब भी ये एंजाइम एक्ट करेगा आपके प्रोटीन्स पर, ओके, या फिर आपके पेप्टोन्स या प्रोटियोजेस पर, हाउ विल इट ब्रेक द पेप्टाइड बॉन्ड? ये पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा फ्रॉम द कार्बोक्सिल एंड। दैट मीन देखिए यहां पर आप जानते हैं जो आपके अमाइनो एसिड्स की चेन होती है जब वो जुड़ी होती है लाइक दिस, उसके एक एंड पे आपको अमाइनो ग्रुप का अटैचमेंट देखने को मिलता है और इसको हम बुलाते हैं दी एन टर्मिनल। ठीक है, सो दिस इज दी एन टर्मिनल बिकॉज यहां पर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है और इस एंड पे आपको देखने को मिलता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप जिसे हम बुलाते हैं द सी टर्मिनल। तो बेसिकली जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स को क्लीव करेगा फ्रॉम दी कार्बोक्सिल ग्रुप साइड, दैट मीन्स इस साइड से। ठीक है, तो 2 अमाइनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है दैट इज गोइंग टू बी पेप्टाइड बॉन्ड ना। तो कार्बोक्सिल ग्रुप से कि अगर हम इस साइड से चलना स्टार्ट करें तो आप देखेंगे इस अमाइनो एसिड और इस अमाइनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो इसको यहाँ पर ऐसे क्लीव करता जाएगा और एक एक अमाइनो एसिड को रिलीज करता जाता है। ठीक है, तो ये रही कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की एक्टिविटी। फाइन, अब हम देखने वाले हैं कि कैसे फर्दर आपको अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स का फर्दर डाइजेशन देखने को मिलेगा। दैट मीन्स ये जो आपने पेप्टाइड्स फॉर्म की थी इनका भी फर्दर ब्रेकडाउन हो जाता है इनटू अमाइनो एसिड्स और वो आपको देखने को मिलेगा बाय द एक्टिविटी ऑफ द रिमेनिंग एंजाइम्स जो कि आपको आते हुए नजर आएंगे फ्रॉम द सक्कस एंटेराइकस और द इंटेस्टाइनल जूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ।
तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द रोल ऑफ अनदर सिक्रीशन इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड सक्कस एंटेराइकस। जिसे हम इंटेस्टाइनल जूस भी बुलाते हैं। तो सक्कस एंटेराइकस में भाई कौन कौन से वो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि प्रोटीन डाइजेशन में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो आपको एंजाइम देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी एंटेरोकाइनेज। बट आई हैड टोल्ड यू इन माय प्रीवियस स्लाइड कि एंटेरोकाइनेज जो कि सक्कस एंटेराइकस से आता है वो केवल ट्रिप्सिनोजन के एक्टिवेशन में ही रिस्पॉन्सिबल है। ये किसी भी प्रोटीन डाइजेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। दैट मीन्स इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होगा इन द प्रोटीन डाइजेशन। देन बात की जाए सेकेंड एंजाइम की विच इज कॉल्ड दी एमाइनो पेप्टाइडेजेस। तो देखिए कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस की तरह इसकी एक्टिविटी भी आप समझ सकते हैं। कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस क्या करते थे, जो पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते थे उनका क्लीवेज करते थे फ्रॉम द कार्बोक्सिल ग्रुप टर्मिनल। तो इसका मतलब सी टर्मिनल से जहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री प्रेजेंट है उस साइड से वो अमाइनो एसिड्स के बीच में प्रेजेंट पेप्टाइड बॉन्ड्स को क्लीव करते जाते थे। बट यहां पर अमाइनो पेप्टाइडेजेस हैं, दैट मीन्स ये अमाइनो एसिड्स यानी कि बेसिकली अमाइनो एसिड्स का जो अमाइनो ग्रुप है जहां पर वो फ्री प्रेजेंट है उस साइड से अमाइनो एसिड्स के बीच में प्रेजेंट पेप्टाइड बॉन्ड्स को क्लीव करेंगे। देखिए कैसे, अगर आपके सामने यहां पर एक मैं पेप्टाइड चेन बना दूं, ठीक है, और यहां पर आप देख रहे हो इस साइड पर आपको अमाइनो ग्रुप फ्री नजर आ रहा है, दैट मींस ये रिप्रेजेंट कर रहा है एन टर्मिनल, और यहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री नजर आ रहा है, दैट मींस दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सी टर्मिनल। तो सी टर्मिनल से जो क्लीव करता था पेप्टाइड बॉन्ड्स को दैट वाज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और यहां पर अमाइनो ग्रुप वाले साइड जहां पर फ्री है दैट मींस एन टर्मिनल से जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं वहां पर उनके बीच के प्रेजेंट पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करने वाला जो एंजाइम होगा दैट इज गोइंग टू बी योर अमाइनो पेप्टाइडेजेस। फाइन, तो अमाइनो पेप्टाइडेजेस अमाइनो टर्मिनल या फिर एन टर्मिनल में प्रेजेंट अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स को क्लीव करता है। फाइन, ओके। थर्डली वी हैव डाइपेप्टाइडेजेस एंड ट्राइपेप्टाइडेजेस। ठीक है, सो डाइपेप्टाइडेजेस एंड ट्राइपेप्टाइडेजेस नाम ही बता रहा है आपको कि ये डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स पे एक्ट करके इनके बीच में प्रेजेंट जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं उनको क्लीव करके सारे अमाइनो एसिड्स को फ्री कर देंगे। तो डाइपेप्टाइडेजेस, डाइपेप्टाइड्स यानी कि दो अमाइनो एसिड्स से जॉइंट पेप्टाइड बॉन्ड से जॉइंट ये दो अमाइनो एसिड्स को क्लीव करके अलग कर देंगे। और यहाँ ट्राइपेप्टाइड्स के केस में अगेन ट्राइपेप्टाइडेजेस इन तीनों अमाइनो एसिड्स जो कि जुड़े हुए हैं बाय द पेप्टाइड बॉन्ड उनको क्लीव करके सेपरेट कर देंगे। ठीक है, ओके। दीज वर ऑल द एंजाइम्स जो कि सक्कस एंटेराइकस यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होते हैं फॉर द प्रोटीन डाइजेशन टू अकर। तो जितने भी हमने प्रोटीएजेस देखे उनको हम दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी, तो प्रोटीएजेस को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज एक्सोपेप्टाइडेजेस and the other is endopeptidases। तो एक्सो वर्ड मीन्स आउटर, दैट मीन्स यहां पर ये जो प्रोटीएजेस हैं ये अमाइनो एसिड्स के बीच में प्रेजेंट पेप्टाइड बॉन्ड्स को जो टर्मिनल एंड्स हैं वहां से कट करते हैं। ओके, तो अगर हम देखें लेट सपोज ये अमाइनो एसिड की चेन थी, ठीक है, और यहां पर आपका अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है और यहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर कोई पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम टर्मिनल एंड्स पे पेप्टाइड बॉन्ड्स की ब्रेकिंग कर रहा है, दोज पर्टिकुलर एंजाइम्स वुड बी प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी एक्सोपेप्टाइडेजेस, क्योंकि वो जो टर्मिनल एंड्स है वहां से प्रोटीन्स
का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, अमाइनो एसिड्स का सेपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने देखा था जो सी टर्मिनल से ब्रेक डाउन कर रहे थे वो एंजाइम्स कहलाते थे कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, और जो एन टर्मिनल से ब्रेक डाउन कर रहे थे पेप्टाइड बॉन्ड्स का वो कॉल्ड दी अमाइनो पेप्टाइडेजेस। तो इसका मतलब कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस और अमाइनो पेप्टाइडेजेस बोथ आर एक्सोपेप्टाइडेजेस। ठीक है, तो इनके एग्जांपल्स क्या हुए आपके, लेट मी मेंशन देम, दे आर कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस एंड अमाइनो पेप्टाइडेजेस। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। और बाकी जितने भी रिमेनिंग एंजाइम्स हैं वो बीच के बॉन्ड्स को क्लीव करते हैं। ओके, दैट मीन्स वो बीच में किसी भी दो अमाइनो एसिड्स के बीच में प्रेजेंट पेप्टाइड बॉन्ड्स को क्लीव कर देंगे एंड दे आर कॉल्ड एंडोपेप्टाइडेजेस, जो कि रेस्ट ऑफ दी जितने भी हमने एंजाइम्स पढ़े थे जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग हैं, दे आर गोइंग टू बी ऑल एंडोपेप्टाइडेजेस एक्सेप्ट फॉर कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस एंड अमाइनो पेप्टाइडेजेस, राइट। तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड दी डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो बच्चों फैट्स कि डाइजेशन को पढ़ने से पहले लेट अस ट्राई टू रिकॉल कि हम फैट्स को किस किस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं इन अवर डाइट, राइट। तो जो डाइटरी फैट्स हैं वो हमारे केस में होते हैं द ट्राइग्लिसराइड्स एंड द कोलेस्टेरॉल। ट्राइग्लिसराइड जो कि ट्रू फैट्स हैं ये बेसिकली होते हैं, इफ यू कैन रिमेंबर फ्रॉम माई चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, मैंने आपको बताया था ट्राइग्लिसराइड्स आर एस्टर्स of a glycerol molecule with 3 fatty acids। ठीक है, while जो कोलेस्टेरॉल है दिस इज नॉट अ ट्रू फैट, ये एक डिराइव्ड फैट है और इसीलिए इसको डाइजेशन की जरूरत नहीं होती, हमारी बॉडी इसको डायरेक्टली ऐसे ही अब्सॉर्ब कर लेती है। ठीक है, ओके। तो भाई जो फैट डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में वो कैरी आउट होता है बाय अ ग्रुप ऑफ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम जिन्हें हम लाइपेजेस बुलाते हैं या फिर एस्टरेजेस भी बुलाते हैं, बिकॉज दे क्लीव द एस्टर बॉन्ड्स बिटवीन द फैट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इनको हम एस्टरेजेस भी बुलाते हैं। ओके, तो भाई कहां पर आपको डाइजेशन देखने को मिलेगा ऑफ द फैट्स? तो देखिए एक्चुअली ये जो लाइपेजेस होते हैं ना ये आपको वेरियस प्लेसेस में आपको देखने को मिलेगा इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। फॉर एग्जांपल देयर आर सम लिंगुअल लाइपेजेस। तो लिंगुअल लाइपेजेस जो हैं वो आपकी टंग में प्रेजेंट कुछ एब्नर्स ग्लैंड्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं, बट एनीवेज दे डू नॉट कैरी आउट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फैट डाइजेशन, इसलिए हम उनका रोल नेग्लिजिबल मानते हैं। देन कुछ गैस्ट्रिक लाइपेजेस अगेन आपकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट करती हैं, वो भी अपना डायरेक्ट रोल नहीं प्ले करते हैं इन दी फैट डाइजेशन, तो इसका मतलब उनका भी रोल नेग्लिजिबल है। सिमिलरली आपके इंटेस्टाइन में भी कुछ इंटेस्टाइनल लाइपेजेस होते हैं, अगेन उनका भी रोल नेग्लिजिबल है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स वुड बी द लाइपेजेस जो कि पैनक्रियाटिक जूस में आते हैं एंड दे आर कॉल्ड पैनक्रियाटिक लाइपेजेस। तो रिमेंबर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट पैनक्रियाटिक जूस में क्या नजर आएगा? पैनक्रियाटिक लाइपेज। ओके, तो पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करते हैं? दे एक्ट ऑन दी ट्राइग्लिसराइड्स, और देखिए एक एक करके जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेपरेट करते जाते हैं। तो देखिए क्या होने वाला है, सबसे पहले हमारे पास ट्राइग्लिसराइड थी, राइट। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड है वहां पर 3 फैटी एसिड्स एस्टरिफाइड है विद दी 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। तो जब इन पर एक पैनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करेगा तो यहां पर लाइपेज की एक्टिविटी जब होगी तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये ट्राइग्लिसराइड से एक फैटी एसिड रिमूव हो जाएगा। सो व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म, दैट इज गोइंग टू बी अ डाइग्लिसराइड एंड 1 फैटी एसिड। ठीक है, ओके। देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब इस डाइग्लिसराइड पे एक और बार लाइपेज एक्ट करेगा तो एक और फैटी एसिड रिमूव हो जाएगा। दैट मीन्स यहां पर आपको फॉर्मेशन नजर आएगा ऑफ अ मोनो ग्लिसराइड एंड अनदर फैटी एसिड, एंड फाइनली इस मोनोग्लिसराइड पर अगेन एक लाइपेज एक्ट करेगा
and then would be the formation of glycerol plus another fatty acid. तो इसका मतलब जब हम एंड प्रोडक्ट्स देखेंगे तो एंड प्रोडक्ट्स में आपको देखिए 3 फैटी एसिड का फॉर्मेशन नजर आ रहा है एंड लास्टली 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल. तो फैट डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वुड बी ग्लिसरॉल एंड दी फैटी एसिड्स. तो 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और 3 fatty acids would be formed after a triglyceride is undergone digestion process. So I hope the process of digestion of fats is also very clear. तो चलिए बच्चों अब हम बिगिन करते हैं with the digestion of nucleic acids. तो बच्चों न्यूक्लिक एसिड्स का जो डाइजेशन है हमारी बॉडी में that is carried out by a group of enzymes जिन्हें हम न्यूक्लिएजेस बुलाते हैं. तो न्यूक्लिएजेस आपको देखने को मिलेंगे present inside the pancreatic juice. सो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट न्यूक्लिएजेस जैसे कि डीएनएज यानी कि जो डीएनए का डाइजेशन करवा रहा है, राइट, आरएनएज जो कि आरएनए का ब्रेकडाउन करवा रहा है. तो न्यूक्लिएजेस आर गोइंग टू बी दोज एंजाइम्स जो कि इन न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए और आरएनए का ब्रेकडाउन करवाते हैं. तो आपको याद रखना है पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट जो न्यूक्लिएजेस हैं वो न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेक करवा देते हैं इनटू न्यूक्लियोटाइड्स. द रीजन भी आप जानते हैं जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. इसीलिए यहां पर जो एंजाइम्स वर्क करेंगे दे आर गोइंग टू बी न्यूक्लिएजेस एंड जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दे आर गोइंग टू बी न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनका फर्दर ब्रेकडाउन होगा बाय द एक्टिविटी ऑफ दोज एंजाइम्स जो कि आपको पैनक्रियाटिक जूस में देखने को नहीं मिलेंगे. अब जो एंजाइम्स एक्ट करेंगे फॉर द फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स वुड बी सीन इन द इंटरस्टाइनल जूस कॉल्ड द सक्कस एंटेराइकस. तो देखिए इन सक्कस एंटेराइकस आपको क्या देखने को मिलेगा. तो देखिए यहां पर न्यूक्लियोटाइड्स का पहले तो ब्रेकडाउन होगा. सो न्यूक्लियोटाइड्स पर जो एंजाइम एक्ट करेंगे वुड बी कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइडेसेस. ठीक है, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जो सबस्ट्रेट का नाम है उसके आगे एज लगाना है, राइट. तो एज वर्ड ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है कि एंजाइम की बात हो रही है. ठीक है ना, ओके. तो न्यूक्लियोटाइड्स पे न्यूक्लियोटाइडेसेस एक्ट कर रहे हैं और उसको ब्रेक कर देते हैं इनटू न्यूक्लियोसाइड एंड अ फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, एंड फर्दर ये जो न्यूक्लियोसाइड है जो कि किससे कंपोज होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ पेंटोज शुगर एंड द नाइट्रोजनस बेस. इसका भी फर्दर ब्रेकडाउन हो जाता है. तो अगले स्टेप में जो न्यूक्लियोसाइड्स बने थे दे विल बी एक्टेड अपॉन बाय न्यूक्लियोसाइडेजेस और ये फर्दर ब्रेक होके फॉर्म करते हैं पेंटोज शुगर विच कुड बी ईदर राइबोज शुगर इन केस ऑफ आरएनए या फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर इन केस ऑफ डीएनए, राइट. तो पेंटोज शुगर वुड बी फॉर्म्ड एंड यहां पर नाइट्रोजनस बेस भी सेपरेट हो जाता है एंड इस तरीके से आपके न्यूक्लिक एसिड्स का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ. सो आई होप द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स इन द एलिमेंट्री कैनाल इज आल्सो वेरी क्लियर. तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन. तो बच्चों ऑल्दो ये जो टॉपिक है हमारी एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में मेंशन नहीं है बट इट कवर्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन इन वन ऑफ आवर चैप्टर्स जिसको हम पढ़ने वाले हैं फर्दर एंड दैट चैप्टर इज केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो उसका वो टॉपिक मैंने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर दिया है बिकॉज वो ऑलरेडी इस चैप्टर का ही पोर्शन है एंड क्योंकि हमने चैप्टर यहाँ पर अभी स्टार्टिंग से पढ़ा है तो हम उस टॉपिक को भी यहाँ पर इंक्लूड करके अच्छे से समझ सकते हैं सो दैट आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए व्हेन वी स्टडी देम लेटर. ठीक है, तो देखिए जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ आपको 2 हेडिंग्स में देखने को मिलेगी. तो सबसे पहले या तो वो रेगुलेट होती है बाय न्यूरल कंट्रोल, दैट मीन्स आपके नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है, या फिर डाइजेशन की प्रोसेस कुछ हॉर्मोन्स की कंट्रोल, कुछ केमिकल कंट्रोल के अंडर में आपको देखने को मिलेगी. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे जो नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है आपके डाइजेशन की प्रोसेस को. तो न्यूरल कंट्रोल की बात की जाए बच्चों तो आप जानते हैं न्यूरल कंट्रोल में जो आपके सिग्नल्स हैं दे आर गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स जिन्हें हम बुलाते हैं द न्यूरल सिग्नल्स.
ठीक है। तो ये जो न्यूरल सिग्नल्स हैं ये क्या क्या कर सकते हैं आपकी बॉडी में। फर्स्टली, जब भी आपकी बकल कैविटी में देयर इज साइट, स्मेल और द प्रेजेंस ऑफ फूड, जब भी आप फील कर पाए, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि आप फूड को अपने माउथ कैविटी में रख रहे हैं या फिर आपको स्मेल आ रही है आपकी फूड की, और यू कैन इवन फील द प्रेजेंस ऑफ दैट फूड इनसाइड योर बकल कैविटी, उस टाइम पर ये ही नर्वस सिग्नल्स या न्यूरल सिग्नल्स आपके मुंह में सलाइवेशन को स्टिमुलेट करते हैं। दैट मीन्स सलाइवा के सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी इट्स वन फंक्शन। सेकेंडली, यही न्यूरल सिग्नल्स आपके स्टमक में प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के सिक्रीशन को प्रोड्यूस करने में स्टिमुलेट कर देती हैं। सो दे सिक्रीट और स्टिमुलेट द सिक्रीशन फ्रॉम द गैस्ट्रिक एंड द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। एंड लास्टली, ये लोकल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके मस्कुलर एक्टिविटीज को इंक्रीज कर देते हैं इन दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में आप जानते हैं देयर इज अ लेयर कॉल्ड, आपने वॉल्स की लेयर पढ़ी हुई है ना एलिमेंट्री कैनाल की, देयर वाज अ लेयर कॉल्ड मस्क्यूलरिस, जो कि इनवॉलेंट्री मसल से मिलकर बनी है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर, इजंट इट। तो उन मसल का ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रेगुलेट करती हैं, राइट, और ये उनका मूवमेंट को मॉडरेट करती रहती हैं, सच दैट उनके मूवमेंट की वजह से फूड जो है वो आगे मूव ऑन होता रहे इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। सो दे मॉडरेट द मस्कुलर एक्टिविटीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल थ्रू बोथ लोकल एज वेल एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आई होप दैट इज क्लियर। तो बच्चों, नेक्स्ट वी हैव इज द हार्मोनल कंट्रोल। तो हार्मोनल कंट्रोल ऑब्वियसली हार्मोन्स को इंक्लूड करेगा, और वो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं बाय द लाइनिंग ऑफ आइदर द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, जैसा कि आप जानते हैं आपके स्टमक की जो म्यूकोसा लेयर है, या फिर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, दैट मींस इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर है, राइट, अगर वो सिक्रीट करते हैं इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स को, सो दीज हार्मोन्स आर गोइंग टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो बात करते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा में सिक्रीट होने वाले हार्मोन की, जिसको हम बुलाते हैं गैस्ट्रिन, और उनको सिक्रीट करते थे द जी सेल्स। आई होप यू रिमेंबर। तो गैस्ट्रिन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द हार्मोन जो अपना रोल प्ले करेगा। देन अगर बात करें उन हार्मोन्स की जो कि आपको इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रीट होते हुए नजर आएंगे, सो वन इज गोइंग टू बी सिक्रीटिन, द अदर वन इज गोइंग टू बी cholecystokinin pancreozymin, that is shortly written as CCK-PZ. Then we have gastric inhibitory protein, that is GIP. Then duocrinin, enterocrinin and villicrinin. तो आइए देखते हैं एक एक करके इन सभी एंजाइम के रोल्स को। बाय द टाइम लेट मी टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये जितने स्टार्टिंग के 4 हॉर्मोन्स मेंशन है, दे आर secreted by the duodenal epithelium. So they are secreted by duodenal epithelium, while enterocrinin और जो विलिक्राइनिन है दे आर नॉट ओनली स्पेसिफिक टू डुओडेनम, ये आपके रिमेनिंग इंटेस्टाइन के जो एपिथेलियम है वो सिक्रीट करते हैं। सो आइए देखते हैं इन सभी हार्मोन्स के रोल को। तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं विद द वेरी फर्स्ट हार्मोन जिसका नाम है गैस्ट्रिन हार्मोन। और बच्चों इस गैस्ट्रिन हार्मोन को कौन सिक्रीट करता है? ऑब्वियसली द इनर लाइनिंग ऑफ योर गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ठीक है। और गैस्ट्रिक म्यूकोसा की इनर लाइनिंग में भी कौन से सेल्स? जी सेल्स। सो ये जो जी सेल्स हैं ये गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर एंडोक्राइन इन देयर नेचर, ठीक है। सो गैस्ट्रिन हार्मोन ये कब एक्टिवेट होता है और ये क्या एक्टिविटी स्टिमुलेट करता है? तो जब भी आपके स्टमक में प्रोटीन रिच फूड की एंट्री होती है, दैट मीन्स आपने प्रोटीन रिच डाइट लिया और वो प्रोटीन रिच डाइट या फूड जो है जब आपके स्टमक में एंटर करेगा तो ये गैस्ट्रिन हार्मोन एक पॉजिटिव फीडबैक देगा, दैट मीन्स इट विल स्टिमुलेट योर गैस्ट्रिक वॉल्स टू सिक्रीट HCl एंड पेप्सिनोजन। I hope you remember पेप्सिनोजन was a protease, right? ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, isn't it? तो ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये पेप्सिनोजन और HCl के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है सो दैट आपके प्रोटीन डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो सके। तो इन दैट में हम ये कह सकते हैं कि ये गैस्ट्रिन हार्मोन बेसिकली क्या कर रहा है? गैस्ट्रिक जूसेस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर रहा है। सो वी मे इवन राइट दैट इट स्टिमुलेट्स secretion of
गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस में ही तो आपको HCl और पेप्सिनोजन देखने को मिलेंगे, इजंट इट राइट। देन वी हैव द सेकेंड हार्मोन जिसका नाम है GIP, शॉर्टली हम इसको GIP बोलते हैं, बट इट्स नेम इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी प्रोटीन और एंटेरोगैस्ट्रोन। तो ये जो पर्टिकुलर आपको हार्मोन देखने को मिलेगा ये एंटागोनिस्टिक फंक्शन करता है टू द गैस्ट्रिन। तो देखिए पहली चीज तो ये सिक्रीट होता है बाय द duodenal epithelium, so it is secreted by duodenal cells, यानी कि duodenum that is the first part of your small intestine, इसमें जो लाइन करते हुए सेल्स आपको देखने को मिलेंगे ना, these cells are going to secrete this particular hormone। तो ये जो duodenal epithelium के सेल्स हैं they are going to secrete this particular hormone, और ये हार्मोन इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। स्टिमुलेट कौन करता था? गैस्ट्रिन, और इनहिबिट कौन कर रहा है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी प्रोटीन, राइट। तो GIP इज गोइंग टू गिव अ नेगेटिव फीडबैक। तो यहां पर जो GIP सिक्रीट हो रहा है ओवर हियर, ये नेगेटिव फीडबैक देता है स्टमक को टू स्टॉप सिक्रीटिंग द गैस्ट्रिक जूसेस, राइट। तो आई होप इन दो हार्मोन्स का आपको रोल समझ आया होगा। आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट हार्मोन को। तो चलिए बच्चों अब हम बिगिन करते हैं विद द रोल ऑफ CCK-PZ हार्मोन। तो बच्चों व्हाट डज दिस CCK-PZ फर्स्टली स्टैंड्स फॉर? तो CCK-PZ का फुल फॉर्म होता है कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन, ठीक है। तो आइए पहले तो इस वर्ड का हम ब्रेक डाउन करते हैं और उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब भी वर्ड आता है कोली, इट इज रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर, ठीक है। देन ये जो वर्ड आता है काइनिन, इट इज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फाइन, ओके। देन पैनक्रियो वर्ड इज always associated with the pancreas, और zymin word मैंने आपको बताया था जब भी वर्ड आता है zyme you have to associate it with enzyme, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं कि अब यहां पर इस पर्टिकुलर हार्मोन के टारगेट्स कौन से होंगे, और दोनों ही टारगेट्स ना आपके सामने इसी नाम में मेंशन है। पहली चीज जो गॉल ब्लैडर है, दिस इज गोइंग टू बी इट्स फर्स्ट टारगेट, एंड सेकेंडली द पैनक्रियास, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है सबसे पहले इसको सिक्रीट कौन करता है? सो इट इज सिक्रीटेड बाय द सेल्स ऑफ योर डिओडेनम। तो डिओडेनम के जो एपिथेलियम है ना, जो इंटरनली उसको लाइन कर रही है, ये उसको सिक्रीट करती है। किसको? CCK-PZ को, ठीक है। अब ये जो CCK-PZ है ये तब सिक्रीट होना स्टार्ट होता है जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में फैटी फूड की एंट्री होती है फ्रॉम द स्टमक। तो जब भी स्टमक से कोई फैटी फूड डिओडेनम में एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, तब डिओडेनम के एपिथेलियम सिक्रीट करते हैं इस पर्टिकुलर हार्मोन को, और ये पर्टिकुलर हार्मोन इन फैट्स का ब्रेकडाउन करवाने के लिए ही स्टिमुलेट करती है आपके गॉल ब्लैडर को कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे और रिलीज करे किसको? द बाइल जूस। और बाइल जूस में आप जानते हैं क्या प्रेजेंट होता है? द बाइल सॉल्ट्स, जो कि फैट्स के इमल्सिफिकेशन, ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब जो भी आपका बाइल जूस सिक्रीट होगा दैट इज गोइंग टू बी कमिंग डाउन एंड बी सिक्रीटेड इनटू द डिओडेनम, ओके। एंड दूसरा ये जो इसका PZ वाला पोर्शन बता रहा है दैट इज पैनक्रियोजाइमिन, ये जो अगेन इसका सेकंड टारगेट है दैट इज गोइंग टू बी योर पैनक्रियास, जिसमें ये जाकर स्टिमुलेट करेगा आपके पैनक्रियास को टू सिक्रीट देयर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, जिनमें प्रेजेंट होता है पैनक्रियाटिक लाइपेज, जो कि फैट्स के डाइजेशन को स्टिमुलेट करवाएगा, इजंट इट। तो फैट के डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको CCK-PZ कंट्रोल करता है। पहली चीज बाइल के सिक्रीशन को बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर, एंड सेकेंडली द स्टिमुलेशन ऑफ पैनक्रियास टू secrete their pancreatic enzymes. Fine. So this was the role of CCK-PZ. Then we have the next hormone that is secretin. ठीक है, secretin again इसका जो टारगेट ऑर्गन होगा that is going to be pancreas, ठीक है। और ये भी आपके डिओडेनम के सेल्स ही सिक्रीट करते हैं। तो अनदर जो हार्मोन आपके डिओडेनम के सेल्स सिक्रीट कर रहे हैं would be your secretin, ओके। तो ये जो सिक्रीटिन है ये आपके
पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज बाइकार्बोनेट आयंस। तो जो बाइकार्बोनेट आयंस यहाँ पर हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू फाइनली एंटर करेंगे इनटू द ड्यूओडेनम, वो यहाँ स्टमक से आ रहे एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेंगे। तो आप जानते हैं ना, स्टमक में HCl प्रेजेंट है और वो एक्ट करता है ऑन द फूड जो कि स्टमक के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो नाउ व्हेन दिस फूड विल एंटर फ्रॉम दिस स्टमक इनटू द ड्यूओडेनम, जैसे हम काइम बुलाते हैं, ओके, आई हैव टोल्ड यू जो एसिडिफाइड फूड होता है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द काइम। तो काइम पर बाइकार्बोनेट आयंस एक्ट करते हैं जो कि रिलीज कर दिए जाते हैं बाय द पैनक्रियाज और वो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। सो दे स्टिमुलेट पैनक्रियाज टू रिलीज बाइकार्बोनेट आयंस एंड साथ ही साथ दे इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ HCl इन द स्टमक। फाइन, सो दिस इज द रोल ऑफ सिक्रीटिन। देन वी हैव द रोल ऑफ डुओक्राइनिन। तो डुओ वर्ड आपको रिलेट करना है डुओडेनम, राइट। तो डुओ को हम यहाँ पर डुओडेनम से रिलेट करेंगे एंड यू हैव टू रिमेंबर डुओडेनम में आपको स्पेशलाइज जो ग्लैंड देखने को मिलती थी जो उसके सब म्यूकोसा तक जाती है, दैट वाज कॉल्ड ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ये क्या करती थी, ये क्या सिक्रीट करती थी बच्चों, ये सिक्रीट करती थी अल्कलाइन म्यूकस को। ओके, तो ये पर्टिकुलर जो हार्मोन है ये स्टिमुलेट करेगा द सिक्रीशन ऑफ दैट अल्कलाइन म्यूकस बाय द ब्रूनर्स ग्लैंड इन रिस्पॉन्स टू द एसिडिक काइम। तो एसिडिक काइम के रिस्पॉन्स में आपको दो हॉर्मोन्स का सिक्रीशन देखने को मिलेगा। फर्स्टली सिक्रीटिन, ओके, तो सिक्रीटिन बाइकार्बोनेट आयन को स्टिमुलेट करेगा उनके रिलीज को फ्रॉम द पैनक्रियाज, और डुओक्राइनिन जो है वो ड्यूओडेनम में प्रेजेंट ब्रूनर्स ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा टू सिक्रीट अल्कलाइन म्यूकस, ताकि वो उन पे एक्ट करके एसिडिक काइम को अल्कलाइन या फिर बना सके या फिर उनको न्यूट्रलाइज कर सके। सो आई होप द रोल ऑफ दीज एंजाइम्स आर ऑल क्लियर। और ये सारे के सारे जो एंजाइम्स हमने यहाँ पर डील किए दे आर ऑल अगेन सिक्रीटेड बाय योर duodenal epithelium or the cells of your duodenum. So I hope the role of these enzymes are also clear. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं द रोल ऑफ आवर नेक्स्ट हार्मोन जिसका नाम है एंटेरोक्राइनिन एंड इवन द नेक्स्ट वन दैट इज गोइंग टू बी वेलिक्राइनिन। तो पहली चीज जो कॉमन है इन दोनों ही हार्मोन्स के बारे में दैट दे आर सिक्रीटेड बाय इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। दैट मीन्स ये आपके इंटेस्टाइन के जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं इंटायर इंटेस्टाइन के, नॉट जस्ट द ड्यूओडेनम। सो इट इज अ जनरल हार्मोन जो कि आपकी एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा। और इस एंटेरोक्राइनिन की एक्टिविटी का जो टारगेट ऑर्गन है दैट वुड बी द क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यून, राइट। तो ये जो क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यून, आई होप यू रिमेंबर, दो विलाय के बीच में यानी कि दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के बीच में आप देख रहे हैं ये जो डिप्रेशन आपको देखने को मिल रहा है, दिस डिप्रेशंस आर कॉल्ड द क्रिप्ट्स, ओके। और इन डिप्रेशंस को लाइन करते हुए जो सेल्स है ना उनमें आपको कुछ ग्लैंडुलर सेल्स देखने को मिलते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं द इंटेस्टाइनल जूस कॉल्ड द सक्कस एंटेराइकस, राइट। तो ये स्टिमुलेट करेंगे आपके क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यून को टू सिक्रीट द सक्कस एंटेराइकस और द इंटेस्टाइनल जूस। एंड लास्टली हमारा लास्ट हार्मोन वुड बी द विलिक्राइनिन। तो विलिक्राइनिन इज ऑब्वियसली इंडिकेटिंग ये विलाय पे एक्ट करने वाला है ना। तो ये आपके इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पे एक्ट करेगा और इनके मूवमेंट को स्टिमुलेट करवाता है। सो इट स्टिमुलेट्स द मूवमेंट ऑफ द विलाय, और जब मूवमेंट होगा इन विलाय का तो आपके बॉडी में हो रही एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो और स्टिमुलेट होती है, फास्टर हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द रोल ऑफ वेरियस हार्मोन जो कि इन्वॉल्व थे इन द रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन। तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है हमारा आज का सेशन जहां पर हमने डिस्कस किए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द चैप्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। सो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।